हेलो दोस्तों, इस वीडियो में यार जो आपकी मशीन लर्निंग की यूनिट 1 है उसको पूरी करूंगा यार इस वीडियो में। तो अगर मैं एडीडीयू के हिसाब से मशीन यूनिट 1 की बात करूं तो यार यूनिट 1 के सिलेबस में सबसे पहले है आपकी कुछ लर्निंग की डेफिनेशन। उसके बाद है यार हम एक लर्निंग सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं। देन है यार आपके डिफरेंट इश्यूज इन मशीन लर्निंग। और उसके बाद है आपका कंसेप्ट लर्निंग का पार्ट। कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर अभी 3 एल्गोरिथम है। एक है आपकी फाइंड एस एल्गोरिथम, एक है यार आपकी लिस्ट देन एलिमिनेट एल्गोरिथम, और एक आती है उसके बाद आपकी कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस सब को यार इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपके पास सिलेबस देखना है तो सिलेबस का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आपका डीप लर्निंग का भी और मशीन लर्निंग दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। तो यार हमने लास्ट वीडियो में आपकी मशीन लर्निंग की डेफिनेशन देखी थी। हमने देखा था कि मशीन लर्निंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू कंप्यूटर टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। बिल्कुल सही बात है, बट अगर मैं उसी की एक टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या बोलती है यार, a computer program is said to learn from experience E with respect to class of task P and performance measure P if its performance at task in E as measured by P improves with experience E। इसका क्या मतलब है यार, इस चार लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें इन्होंने 3 चीज बोली है। एक है यार टास्क, एक है परफॉर्मेंस, और एक है यार आपकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, टास्क मतलब आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है। अगर लेट सपोज मुझे टास्क परफॉर्म करना है कि मुझे जो हैंड राइटिंग है उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो किसकी है। तो अगर मुझे हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या लिखा है विद इन द इमेजेस भाई, अगर मैं अपनी हाथ की लिखी हुई कोई चीज को रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूं तो मैं उसकी इमेज को डालूंगा इनपुट में। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज करनी है मुझे इमेजेस के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा। तो यार अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जो आपकी हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको सिस्टम को मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस क्या होगी, मतलब मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगा कि वो सिस्टम मेरा अच्छा है या बेकार है। तो यार जो मैं उसकी परफॉर्मेंस मेजर करूंगा किस बेस पर करूंगा कि जो आपका सिस्टम वर्ड आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो कितने सही कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स करेक्टली क्लासिफाई। ठीक है, और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मतलब मुझे उस लर्निंग सिस्टम को ट्रेन करने के लिए क्या देना पड़ेगा भाई, मुझे एक मतलब ऑलरेडी जो काफी सारी हैंड राइटिंग का एक डेटाबेस देना पड़ेगा, मतलब a database of हैंड रिटन नोट्स और समथिंग जो भी आप देना चाहते हो। ठीक है, मतलब आपको पहले ही काफी सारे हैंड रिटन नोट्स वगैरह देने पड़ेंगे। आपको उसमें कुछ बताना पड़ेगा कि भाई इसको हमने 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको हमने इस बोला, इसको m बोला। उसके बेस पे जितने वर्ड्स वो करेक्टली क्लासिफाई करेगा आपके नए डेटा के लिए, आप उसके बेस पे उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो अपने सिस्टम की। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जब भी जैसे आप ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दे रहे हो उस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बेस पे अगर आपके टास्क की परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रही है तो आप बोल सकते हो कि यार आपका सिस्टम हम सही डिजाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब है इस चीज का। अगर मैं इसी की जगह हैंड रिटन रिकॉग्नाइज की जगह लेट सपोज दूसरा टास्क लेता हूं कि आपको एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो अपने आप चेस का गेम खेल सके। तो चेस का गेम मेरा टास्क हो गया कि मुझे ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है। उसकी परफॉर्मेंस में मेजर कैसे करूंगा, मतलब परफॉर्मेंस को नापने का तरीका है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है कि आपका वो सिस्टम कितने गेम जीत पा रहा है। भाई हारना तो मेरे लिए बेकार है ना, मुझे तो देखना है कि आपका सिस्टम कितने गेम जीत पाएगा, तो नंबर ऑफ विन्स गेम। ठीक है, और अगर मैं ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं उसे ट्रेन कैसे करूंगा, मैं उसे ट्रेन करूंगा कि पहले वो खेलना सीखे अपने आप से, मतलब मैं उसका अपने आप से ही गेम करवाऊंगा और मैं उसको इनपुट में दूंगा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, उसकी उस बेस पे मेरी ट्रेनिंग होगी डेटा की सिस्टम की। ठीक है, तो यार ये था आपका इन चैनल का मतलब। इसके बाद यार जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस में वो आता है कि हाउ टू डिजाइन अ लर्निंग सिस्टम। जो ये सिस्टम है जिसमें यहाँ पर टास्क परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस है, इस सिस्टम को डिजाइन करते कैसे हैं। तो आज बात करते हैं आपके डिजाइनिंग अ लर्निंग सिस्टम। अगर मैं एक लर्निंग सिस्टम को डिजाइन करना है तो उसके आपके तीन मेथड है, मतलब 3 मेथड में 3 पॉइंट्स आपके 3 स्टेप्स हो सकते हो। पहला स्टेप है यार आपको चूज करना होता है टारगेट फंक्शन। ठीक है,
देन है यार रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फंक्शन, आपको चूज करना होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फंक्शन। तो अगर थर्ड पार्ट की बात करो तो यार आपको अप्रोक्सीमेट करना होता है अपने टारगेट फंक्शन को, अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट फंक्शन। क्या मतलब है, अगर यार लेट सपोज मुझे कोई एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो आपका चेस का गेम खेल सके, मतलब आपका कुछ ऐसे चेस बोर्ड होगा, ठीक है, मुझे डिजाइन करना है ये चीज की वो जो मूव चलेगा उसमें वो अपने आप चल सके और वो मेरा गेम जिताने की तरह मूव चलेगा। तो यार अगर मैं सबसे पहले टारगेट फंक्शन की बात करूं तो टारगेट फंक्शन क्या होगा, मतलब मुझे क्या फंक्शन बनाना है बेसिकली, मुझे यार जो मेरा मेन मकसद है वो इसमें क्या है कि मेरा अगला मूव क्या होगा। अगर मैं किसी की स्टेट पर हूं तो मेरा कंप्यूटर अगला मूव क्या चलेगा जिससे कि वो गेम जीत सके। तो यार अगर मैं आपके टारगेट फंक्शन की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, मैंने टारगेट फंक्शन को आपका नेक्स्ट मूव माना, मतलब नेक्स्ट मूव मैंने उसका नाम दे दिया, नेक्स्ट मूव नाम दिया। और अब इस टारगेट फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा भाई, इस बोर्ड में बहुत सारे मूव्स हैं। अगर मैं आपके चेस बोर्ड की बात करूं तो अगर मैं चेस बोर्ड में किसी एक पर्टिकुलर एक्स स्टेट पर हूं तो उस एक्स स्टेट के बाद मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ अवेलेबल मूव्स हैं जो मैं चल सकता हूं, बट उसमें से कुछ ही मूव ऐसे होंगे जो मुझे मैच को जिताने की तरफ लेके जाएंगे और कुछ मूव ऐसे होंगे जो मुझे मैच को हारने की तरफ लेके जाएंगे। तो मुझे तो उन मूव्स को ध्यान रखना है ना जो मेरे काम के मूव्स हैं, मतलब जो मुझे जिताने की तरफ लेके जाएंगे। तो बेसिकली अगर बात करूं तो अगर मैं बी में रिप्रेजेंट करा बोर्ड को, चेस बोर्ड को, ठीक है, तो अगर चेस बोर्ड में वो कुछ जो मेरे काम के मूव्स है अगर वो चलता है तो देन मेरे लिए वो सब चीज काम की है। तो यार मैंने इसलिए इसको टारगेट फंक्शन माना नेक्स्ट मूव को, जिसमें मैंने बी एरो एम दिया। बी मतलब चेस बोर्ड से जो भी आपके लीगल मूव्स है या फिर जो कह सकते हो जो भी काम के मूव्स है अगर वो चलता है तो देन यार मैं उसको एक नेक्स्ट मूव बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा मूव चलता है जो मेरे काम करने का वो मेरे टारगेट फंक्शन को बेकार है, मतलब उससे मेरा सिस्टम कभी लर्न नहीं कर सकता ना, वो चीज मेरे लिए बेकार है। तो इसलिए मैं वही मूव चलूंगा यार जिससे कि मैं जीत सकूंगा अपनी तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फंक्शन। ये तो टारगेट फंक्शन हमने ऐसे बना लिया, इसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो यार अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो लेट्स सपोज आपका मैंने कुछ अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए x1 x2 x3 x4। क्या है ये भाई, x1 को मैंने माना कि नंबर ऑफ ब्लैक होल्स, जितने नंबर ऑफ ब्लैक होल्स है इस पूरे चेस बोर्ड में। x2 माना यार मैंने नंबर ऑफ रेड होल्स, जितने भी इसमें रेड वाले होल्स हैं, ठीक है। x3 मैंने क्या माना कि जितने मेरे ब्लैक किंग्स हैं, नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स। और x4 माना मैंने नंबर ऑफ रेड किंग्स। ऐसे ही आपके बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो आपके इस सिस्टम में काम करेंगे। तो अगर मुझे इन सब की हेल्प से आपका टारगेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मेरा टारगेट फंक्शन क्या था आपका नेक्स्ट मूव। तो मुझे बेसिकली यार आपका नेक्स्ट मूव को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करूंगा भाई, ये सारे है ना आपके वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4, तो मैं क्या मान लूंगा u0 प्लस u1 x1 प्लस u2 x2 प्लस u3 x3 प्लस u4 x4। अब ये यहाँ पर आपका u0 u1 u2 u3 u4 क्या है, चलो तो समझ में आ गया। हमारे x1 x2 x3 x4 तो हमारे वे वेरिएबल्स हैं जो मेरे मतलब आपके इस सिस्टम को डिजाइन करने में काम आएंगे। अब ये u0 u1 u2 u3 ये सब क्या है यार, ये सब है आपके कुछ कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपने अगर कुछ आपको याद होगा तो यार हम जब आपका वो पढ़ते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तो उसमें भी हम कुछ एक वेट देते हैं। वो वेट क्यों देते हैं, वो वेट रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने इसे यार इन सबको कांस्टेंट माना जो कि जब हम सिस्टम डिजाइन करते हैं जब इन सबको वहां पे यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट फंक्शन। अगर मैं आपके अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो यार सीधा सीधा मतलब अप्रोक्सीमेशन का कि मैंने आपके टारगेट 2 में
वो स्टेप 2 में मैंने आपका टारगेट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन क्या मतलब है भाई, मैंने कोई आपका टारगेट फंक्शन रिप्रेजेंट करा, उससे कुछ आउटपुट आया आपका, ठीक है। अगर वो आउटपुट आपका थोड़ा सही नहीं आता, मतलब आपकी एक्यूरेसी नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ जो मैंने क्वेश्चन दी थी मैं इनकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता मेरी इनकी वैल्यू चेंज करने से मेरा आउटपुट अलग आ जाए, ठीक है। तो यार वो सब चीज आती है आपकी अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट फंक्शन में। जैसे यार अगर मैं सिंपल सिंपल बताऊं, अगर आपको बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम की कुछ जानकारी होता है, उसमें क्या करते हैं, जब आपका एक बार आउटपुट आ जाता है तो आउटपुट आने के बाद हम अपने वेट्स को दोबारा चेंज करते हैं अपने आउटपुट को और एक्यूरेट करने के लिए। तो यार वही चीज है, वो चीज आपकी आती है अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट फंक्शन में, ठीक है। इसके बाद यार नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट इश्यूज इन मशीन लर्निंग। मैंने आपको यार लास्ट वीडियो में बेनिफिट्स बताए थे मशीन लर्निंग के, क्या क्या फायदे थे, इशू करना मैं भूल गया था, तो चलो इस वीडियो में देख लेते हैं कि आपके क्या क्या इशू हैं मशीन लर्निंग के। तो यार अगर मैं इशू की बात करूं तो यार पहला है आपका लैक ऑफ क्वालिटी डेटा, मतलब जो मुझे डेटा देना होता है यार, क्वालिटी डेटा मतलब उसकी कमी रहती है हमेशा। किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए आपका क्वालिटी डेटा की यार कुछ ना कुछ वहाँ पे कमी रहती है, जिसकी वजह से हमारा डेटा आउटपुट एक्यूरेट नहीं आ पाता, ठीक है। लैक ऑफ क्वालिटी डेटा है यार, एक है यार आपका हाउ मच ट्रेनिंग डेटा इज रिक्वायर्ड। हमें हमारा ये नहीं पता होता कि कितना ट्रेनिंग डेटा देना पड़ेगा उस सिस्टम को सिखाने के लिए, जिससे कि मेरा आउटपुट या फिर काम सही करने लगे। तो यार ये चीजें लिमिटेशन है इसकी कि कितना ट्रेनिंग डेटा रिक्वायर्ड होगा, ये भी इसका एक इशू है मशीन लर्निंग का। उसके बाद है यार आपका लैक ऑफ स्किल रिसोर्सेज, देन है यार आपका which algorithm performs best for which type of problem। यार इतनी ज्यादा एल्गोरिथम है आपकी मशीन लर्निंग में, मतलब हमारे सिलेबस में तो शायद कुछ ही होगी, बट उससे अलग भी इतनी ज्यादा है कि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम को किस प्रॉब्लम पर लगाना है जिससे कि मेरा उससे एक्यूरेट आंसर मिल सके, ठीक है। तब ये भी एक इशू है। और उसके साथ है यार कि understanding which process needs automation, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, तो ये यार कुछ आपके मेन इशू है मशीन लर्निंग के। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिलेबस के हिसाब से यार, वो है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग का। तो उसको समझते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अभी 3 एल्गोरिथम्स दिए हैं इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट लर्निंग में है यार सिंपल सा कि जो भी आपका टास्क है, मतलब हमने भी क्या देखा कि लर्निंग सिस्टम में आपके 3 चीज है, एक है टास्क, एक है परफॉर्मेंस, एक है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करना है उसके आउटपुट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बूलियन फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मतलब उस कंसेप्ट को, उस टास्क को मैं एक बूलियन फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग के हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डेटा सेट लूंगा, वही एग्जाम्पल है आपको हर जगह दिया हुआ है, और मुझे भी वही एग्जांपल जल्दी समझ में आया, तो उसी एग्जांपल को समझाऊंगा मैं आपको। 3 एल्गोरिथम, फाइंड, एस, लिस्ट, देन एलिमिनेट एंड कंटेंट एलिमिनेशन एल्गोरिथम, ठीक है। तो और पहले वो वाली एक डेटा सेट बना लेता हूं, देन उसके बाद देखते हैं आपकी अलग अलग एल्गोरिथम कैसे काम करती है। दोस्तों ये है आपका एक सिंपल डेटा सेट। अब अगर मुझे इसके ऊपर आपको कंसेप्ट लर्निंग का कंसेप्ट समझना है, तो यार उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए। मतलब ये डेटा सेट है जिसमें मुझे बताना है कि यार कोई मेरा दोस्त है, वो किस दिन आपका स्पोर्ट को एंजॉय करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेशन करता हूँ एज ए कंजक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट। मतलब मैं यार आपकी हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूँ
एज अ कंजक्शन ऑफ कंस्टेंट्स ऑफ इंस्टेंसेस। ये आपके अलग अलग इंस्टेंसेस है, मतलब एक पूरी कंडीशन ये है, एक पूरी कंडीशन ये है, एक पूरी ये है, एक पूरी ये है। इसमें अभी चार आपको इंस्टेंस दिए हुए हैं और उन चारों इंस्टेंस पे आपका अलग अलग है कि भाई उसके हिसाब से वो स्पोर्ट पे एंजॉय करेगा या फिर नहीं करेगा। तो अगर यार लेट्स सपोज मैं पहली रो के लिए मतलब मुझे किसी भी जनरल लिखना, कैसे लिखता हूँ, एच आई ऑफ एक्स और यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन जितने आपके इंस्टेंसेस हैं। तो अगर यार सबसे पहली रो की बात करूं तो पहली रो में क्या है कि अगर आपका स्काई सनी है, टेम्परेचर वार्म है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, विंड स्ट्रॉन्ग है, वाटर वार्म है और फोरकास्ट सेम है, तो यार आपका जो मेरा दोस्त है वो स्पोर्ट को पसंद कर रहा है खेलना। ठीक है, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यार इसका h1 क्योंकि पहली रो की बात कर रहा हूं तो x इक्वल टू 1। अगर कहूंगा x इक्वल टू 1 क्या मतलब है, क्या क्या कंडीशन आपकी सनी वार्म नॉर्मल स्ट्रॉन्ग वार्म और सेम। ठीक है, ये है। अब इस x इक्वल टू में क्या मतलब है, x इक्वल टू मतलब है यार कि जब आपके ये इंस्टेंस रहेंगे तो आपका आउटपुट यस आएगा। मतलब यस मतलब आपका जो दोस्त है वो स्कोर को पसंद कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखा। अगर मैं इस वाले रो की बात करूँ तो मैं यहाँ पे यार आपका x इक्वल टू 0 लिखा। अब है क्या, यहाँ पर मैंने आपके यार जो 6 के 6 कंडीशन थी 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 कंडीशन लिखा है। अगर लेट्स सपोज मैं किसी तरह यार ये कंडीशन कम कर पाऊँ कि अभी तो क्या हो रहा है, ये हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट ये कर रही है कि आपका दोस्त स्पोर्ट को पसंद जब करेगा जब आपकी ये 6 कंडीशन होगी। बट आप खुद सोचो यार, अगर मैं इन 6 कंडीशन के हिसाब से आपका सिस्टम को डिजाइन करने लगूंगा तो मेरी अब बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं करता क्या हूँ, मैं यार कुछ ऐसी हाइपोथेसिस करता हूँ जिसके बेस पे मेरे जो ये इंस्टेंस हैं और जो वेरिएबल्स हैं, कंडीशन है, ये कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 6 कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं ऐसा करूँगा कि यार कुछ 1 2 या 3 कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स सपोज मैं मान के चलूँ कि यार अगर आपका टेम्परेचर वार्म और नॉर्मल है वो आपका आउटपुट हमेशा यस देगा। मतलब मुझे कुछ ऐसी जनरल हाइपोथेसिस निकालनी होती है आपके गिवन ट्रेनिंग सेट से। तो मैंने क्या बोला कि जब वार्म होगा और जब नॉर्मल होगा जब वो यस देगा। अगर लेट सपोज मैं कंडीशन मान रहा हूँ जरूरी नहीं कि इस डेटा के हिसाब से ये चीज सही भी हो, और अगर इन दो के अलावा कुछ भी हो, ये वाली वैल्यू ये कुछ भी हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो आपके यहाँ पे 6 वेरिएबल आ रहे थे अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल है। अब जो ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज है इसको हम एक चीज बोलते हैं, यहाँ पे आपकी 2 है, एक है आपकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस और एक है आपकी जनरल हाइपोथेसिस। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एंड जनरल हाइपोथेसिस को समझने से पहले यार ये बता दूं आपको, कॉन्सेप्ट लाइनिंग में आपके 2 नोटेशन होती है। एक नोटेशन लिखोगे आप क्वेश्चन मार्क और एक लिखोगे आप फाइव। क्वेश्चन मार्क का मतलब है एनी वैल्यू इज पॉसिबल और फाइव का मतलब है नो वैल्यू इज पॉसिबल। मतलब अभी मैंने क्या करा था, मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल रखे और सब पे क्वेश्चन मार्क लगा देते। मतलब स्काई विंड वाटर फोरकास्ट वैल्यू कुछ भी हो, अगर आपकी टेम्परेचर की वैल्यू वार्म है और ह्यूमिडिटी वैल्यू है नॉर्मल है तो आपका आउटपुट यस आ रहा है। इसका मतलब ये था। और फाइव का मतलब कि वहां पर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ भी रख दो हमेशा आंसर वहां पर आपका नो ही आएगा। ठीक है, तो आपकी 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है, ये एक होती है आपकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस और एक होती है आपकी यार जनरल हाइपोथेसिस। तो अगर मैं आपकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की बात करूं तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में यार आपकी सारी की सारी
वैल्यू नो होती है, मतलब जो आपका आउटपुट आता है वो सब में नो आता है। तो यार अगर मैं आपकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की बात करूं तो उसमें क्या होता है, मैं यार इन सारे में आपका फाइव रख दूंगा, मतलब जितने आपके वेरिएबल्स हैं सब में आपको फाइव रखूंगा, क्योंकि वहां पर भी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। और अगर मैं जनरल हाइपोथेसिस की बात करूं तो जनरल हाइपोथेसिस में आप कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा आपका आउटपुट कैसे आएगा। तो मतलब वहां पर मैं आपकी हर जगह पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूं, ठीक है। अब होता क्या है, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस और जनरल हाइपोथेसिस दो कंसेप्ट हैं, इसके बेस पे मुझे कुछ हाइपोथेसिस डिजाइन करनी होती है। तो यार उस हाइपोथेसिस को डिजाइन करने के तीन एल्गोरिथम हैं। फर्स्ट है आपकी फाइंड एस एल्गोरिथम, एक है आपकी लिस्ट देम एलिमिनेट एल्गोरिथम, और एक है यार आपकी कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। यार हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, बट कोई बात नहीं यार, इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो को पूरी पे खत्म कर दूं, ठीक है। तो देखते हैं आपकी पहले फाइंड एस एल्गोरिथम। ये फाइंड एस एल्गोरिथम है क्या यार, सबसे पहली बात तो आप अपनी हाइपोथेसिस को इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज हाइपोथेसिस विद स्पेसिफिक एग्जांपल। जो हमने भी देखा ना स्पेसिफिक एंड जनरल हाइपोथेसिस, तो स्पेसिफिक क्या होता है, हम हर जगह आपको क्वेश्चन मार्क को फाइव वाला सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यार जो फाइंड एस एल्गोरिथम है, ये सिर्फ आपके पॉजिटिव एग्जांपल्स को ध्यान में रखे हुए काम करती है, मतलब जहां जहां पर आपका यस आ रहा होगा ये सिर्फ उन इंस्टेंसेस को ध्यान में रखकर आपकी काम करेगी। अब होता क्या है, मैं डायरेक्ट यार बता देता हूं कि एल्गोरिथम काम कैसे करती है, एल्गोरिथम तो क्या ही लिखनी। तो यार अगर मैं आपकी इस वाले एग्जांपल पर आपकी फाइंड एस एल्गोरिथम लगाऊंगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपका क्या लिखूंगा, पहले आपका मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। अगर मुझे आपकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस लिखनी है तो यार उसके लिए मैं आपका कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, और मैंने आपका हर जगह फाइव लिख दिया। उसके बाद अगर मैं आपकी पहली रो की बात करूं, क्योंकि पहली रो में आपका आउटपुट यस है, आपको पता है जो कि फाइंड एस एल्गोरिथम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव एग्जांपल्स पर काम करती है। तो मैं क्या करूंगा यार, अगर मैं S1 की बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, S1 लिख लो, या फिर यार इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका यस आ रहा है तो मैं इन सारे एट्रीब्यूट को एज इट इज यहाँ पर आपको कॉपी कर दूंगा। पहले सनी बॉर्न नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बॉर्न और सेम। अब जब मैं अगली हाइपोथेसिस पर आऊंगा और यहाँ पे भी यस है, तो होगा क्या, जब वैल्यू आपकी इस वाले इंस्टेंस पे जब सेम आएगी तो मैं उसको एग्रीगेट कर दूंगा। अगर वैल्यू आपकी अलग होगी तो मैं यार उसको आपकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से जनरल हाइपोथेसिस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। मतलब भाई जैसे यहाँ पे यस है तो मुझे बताइए यहाँ पे आपका क्या है, सनी है इस वाले रो में, और इससे पहले यहाँ पे सनी था, मतलब दोनों सेम है। जब सेम है तो मैं इसको यहाँ पर सनी ही रखूंगा, मतलब इस वैल्यू से आपका आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर दूसरी देखो, दूसरे पे बार में यहाँ पे वन था, मैं इसको भी वन रखूंगा। थर्ड की बात करता हूँ, यहाँ पे हाई है यहाँ पे नॉर्मल था, क्योंकि यार ये चेंज हो गया, ये चेंज जरूर हुआ, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो अभी यस आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जगह यार आपका स्पेसिफिक जगह जनरल हाइपोथेसिस कर दूंगा। मतलब अगर यहाँ पर वैल्यू कुछ भी आए आपका आउटपुट फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है तो यार मैं इसको आपका स्ट्रॉन्ग ही रखूंगा। फिर आपका सेम नहीं वॉर्म है, यहाँ पे भी वॉर्म है, वॉर्म रखूंगा, और यहाँ पे आपका सेम, यहाँ पे भी सेम है तो सेम ही रखूंगा, ठीक है। अगर मैं आपका यार हाइपोथेसिस 3 बताऊं इस वाले रो के लिए, आप इसको S4 लिख लो, चलो 4 रो के लिए, तो यहाँ पे रेनी है आपका और यहाँ पे सनी है, अलग अलग हो गया। मतलब जब भी मैं
कोई नई हाइपोथेसिस डिजाइन करो तो जो मैं जस्ट उससे ऊपर वाली बनाई है उसको चेक करूंगा। तो यहाँ पे रेनी है, यहाँ पर सनी है, अलग अलग है, तो मैं इसको स्पेसिफिक से जनरल की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। मतलब क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वार में, यहाँ पे वार में बॉम्ब रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो, जब पहले ही आपका हमने जनरल कर दिया तो वो जनरल ही चलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपका कूल है और यहाँ पे आपका वॉर्म। अब यहाँ पर है वॉर्म, यहाँ पे है आपका कूल, क्योंकि अलग अलग वैल्यू होगी तो मैं इसको भी यार आपका जनरल डाल दूंगा। मतलब इसका भी मैंने आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे है आपका चेंज और यहाँ पे है आपका सेम, तो ये भी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो यार अब इससे क्या हुआ, जो आपका ये फाइनल हाइपोथेसिस आई, इसमें देखो मैंने 3-4 को बना दिया आपकी जनरल हाइपोथेसिस और सिर्फ 2 बची आपकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। तो इससे फायदा क्या हुआ, जब मुझे कोई लर्निंग सिस्टम डिजाइन करना होगा तो मुझे अपने 6 के 6 वेरिएबल को डिफाइन ना करके मैं सिर्फ अगर इन 2 को डिफाइन करूंगा और अगर इनके तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इससे आपका काम आसान हो गया। तो ये थी सिंपल सी आपकी फाइंड एस एल्गोरिथम। बस सिंपल सी याद रखनी है, ये स्टार्टिंग करती है आपकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से। मतलब सबसे पहले ये कोई स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है उसको मतलब इनिशियलाइज कर देती है, उसको बाद ये सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव एग्जांपल्स को लेकर चलती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका प्रोसीजर है, ये ऐसा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो ये हो गई आपकी फाइंड एस एल्गोरिथम। इसके बाद यहाँ बात करता हूँ लिस्ट देन एलिमिनेट की। इसमें कुछ बताने का है नहीं यार। लिस्ट देन एलिमिनेट एल्गोरिथम में क्या करते हैं हम, पहले सारी की सारी हाइपोथेसिस, जितनी हाइपोथेसिस पॉसिबल हो सकती हैं, मैं उसको एक जगह रख लूंगा। मतलब उसको बोलते हैं वर्जन स्पेस। मैंने सारी हाइपोथेसिस क्रिएट करके एक जगह रख लिया, उसको मैंने वर्जन स्पेस बोला। देन मैं अपनी एक हाइपोथेसिस को चेक करूंगा, अगर वो हाइपोथेसिस आपकी वर्जन स्पेस में है तो मैं उसको रखूंगा, और अगर वो हाइपोथेसिस आपकी वर्जन स्पेस में नहीं है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। भाई जब मैं आपका वर्जन स्पेस बनाऊंगा, मतलब ऐसा समझो ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसके अंदर ये आपके 4 इंस्टेंस हैं इस डेटा सेट के हिसाब से। ये यूनिवर्सल सेट को मैं बोल रहा हूं आपकी यार वर्जन स्पेस, ठीक है। हमें बाद में करना क्या होता है, बस इस वर्जन स्पेस में से जो जो आपकी इंस्टेंस या फिर जो जो आपके हाइपोथेसिस इस ट्रेनिंग डेटा सेट में है उनको तो मैं रखूंगा, और जो भी फालतू होगी उनको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। ये सिंपल सी एल्गोरिथम है, इसके ऊपर इतना कुछ खास है नहीं। अब बात क्या की है यार, मैंने जब फाइंड एस एल्गोरिथम में क्या करा था, मैंने शुरू करा था आपका स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से शुरू करके आपका आंसर कुछ सही आएगा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं आपका जनरल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करूं जब भी आपका आंसर सकता है। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है वो है आपकी कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, मैं पहले दोनों को इनिशियलाइज कर दूंगा। मतलब इनिशियलाइज करूंगा यार मैं आपकी जनरल एंड स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए या तो आउटपुट यस होगा या फिर नो होगा। अगर आपका आउटपुट यस है तो आपका बिल्कुल सिमिलर काम करेगा जैसे आपको फाइंड एस एल्गोरिथम में काम करा, ठीक है। और अगर आपका आउटपुट नो है तो यार इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब फाइंड एस में मैंने क्या करा था, मैंने आपकी स्पेसिफिक को जनरल में कन्वर्ट करा था। और अगर आपका आउटपुट नो होगा तो यार मैं आपकी जनरल को स्पेसिफिक में कन्वर्ट करूंगा। क्या मतलब है देखते हैं। एक बार पहले मैं वो कर देता हूं, स्पेसिफिक को मैंने डिफाइन कर दिया आपका 5 से, ठीक है। और जनरल को मैंने डिफाइन कर दिया आपका यार क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। अगर मैं पहली रो की बात करूं तो पहली रो का आउटपुट आपका यस है,
जब आउटपुट यस होगा तो मैं आपका सेम फाइंड ऐसी तरह काम करूंगा, मतलब अभी स्पेसिफिक को जनरल की तरफ कन्वर्ट करूंगा, स्पेसिफिक को जनरल की तरफ, मतलब आपका पहली रो के लिए स्पेसिफिक आपका चेंज हो गया, सेम आपका वही हो गया, सनी, वॉल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, वॉल और सेम, ठीक है। और आपका पहली रो के लिए जनरल आपका सेम रहा, क्योंकि आपका आउटपुट यस था तो जनरल में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब एज इट इज यही था, ठीक है। अब देखो अगर मैं दूसरी रो की बात करूं तो दूसरी रो आपकी ऐसे दोबारा से, मतलब अब दोबारा आपका फाइंड एस की तरह काम होगा। तो जब आप स्पेसिफिक टू एंड जनरल टू निकालोगे तो करते क्या है हम, जब स्पेसिफिक टू निकालेंगे तो मैं इसी स्पेसिफिक को जनरल की तरफ कन्वर्ट करूंगा, मतलब जो आपका फाइंड एस में हाइपोथेसिस टू आई थी सेम यहाँ पर स्पेसिफिक में हो जाएगी, और जनरल आपकी अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि अभी जनरल में कोई चेंज नहीं हुआ। जनरल में चेंज जब होगा जब आपका आउटपुट वहां पर नो आएगा, ठीक है। अब देखो अगर यार मैं इसका स्पेसिफिक टू बना दूं तो स्पेसिफिक टू क्या होगा इसका, मैं लिख देता हूँ इसका, वो होगा आपका सनी, वॉर्म, क्वेश्चन मार्क, स्ट्रॉन्ग, वॉर्म और सेम, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब मैं तीसरी रो पर आ गया आपका, तो तीसरी रो में यार आपका आउटपुट है नो, जब नो आउटपुट है तो मतलब आपका जो भी चेंज होगा वो आपका जनरल हाइपोथेसिस होगा, क्योंकि जब आपका आउटपुट नो आएगा तो मैं आपकी जनरल हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक तरफ कन्वर्ट करूंगा, तो आपका जो S3 है मतलब जो स्पेसिफिक रहेगा इस केस में वो सेम रहेगा, सनी, वॉर्म, क्वेश्चन मार्क, स्ट्रॉन्ग, वॉर्म और सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, रेनिंग है, और इस थर्ड वाले में स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, सनी अलग अलग वैल्यू है, जब अलग अलग होती है तो यार मैं आपका जो स्पेसिफिक वाला होता है सनी में उसको ही लेके चलता हूँ आपकी यहाँ पर, तो मतलब आपका ये हो गया सनी एंड देन बाद में आपका सारी जगह क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। अगर मैं जनरल टू की बात करूं, जनरल टू में आपका हर जगह क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। और जब हम इस रो के लिए जब मैं जनरल हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपका रेनी है और यहाँ पे आपका सनी है, अलग अलग वैल्यू के मैं आपकी सनी को लेके चलता हूँ। अब उसमें जहाँ पे आपका कोल्ड आ गया और यहाँ पे क्या है आपका वोल्ट, दोनों वैल्यू आपकी अलग अलग है, तो मैं दोबारा आपका वोल्ट को लेके चलता हूँ, मतलब ठीक है। उसके बाद यार आपकी यहाँ पे वैल्यू हाई है और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मार्क, मतलब ये आपका पहले ही जनरल है तो उसमें जनरल है तो मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इसको नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे यार आपकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, दोनों वैल्यू सेम है तो इसको मैं रहने दूंगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू यार वॉर्म है तो यहाँ पे भी वॉर्म है, इसको भी मैं ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज है और यहाँ पे यार आपकी वैल्यू सेम है, अलग अलग वैल्यू के साथ मैं यहाँ पे इसको सेम रखूंगा, ठीक है। तो यार ये हो गई आपकी जनरल हाइपोथेसिस और ये हो गई स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। मतलब करना क्या होता है, मुझे जनरल हाइपोथेसिस में भी कोशिश यही करनी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ उसको कि मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ कन्वर्ट करता हूँ। कैसे कर रहा हूँ भाई, अगर वैल्यू अलग अलग आ रही है तो मैं जो आपकी स्पेसिफिक वाली वैल्यू है उसको लेकर चल रहा हूँ, और अगर पहले ही वो आपका जनरल है तो मैं उसको कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पहले ही जनरल है, मैं उसमें कोई आपका आगे चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। सेम आपका ऐसे इस वाली के लिए चलेगा। यहाँ पे दोबारा एस आ गया तो यार अगले वाले स्टेप में आपका S4 में चेंज आएगा, G4 आपका सेम यही रहेगा। तो यार ऐसे आपको ये पूरे ट्रेडिंग सेट पे चलाना होता है, और बाद में आपको कुछ एक स्पेसिफिक और एक को जनरल हाइपोथेसिस मिलेगी, बाद में उन दोनों का कंजक्शन मार दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। तो ये सब था आपका मशीन लर्निंग की यूनिट 1। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो यार यूनिट 2 सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट किया डीसीएन ट्री से, बट डीसीएन ट्री को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कितनी तरह की मशीन लर्निंग है और उसमें जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन है इनका क्या मतलब है, क्योंकि डीसीएन ट्री डायरेक्ट क्लासिफिकेशन को सॉल्व करने की टेक्निक है। मैं डायरेक्ट डीसीएन ट्री शुरू नहीं करूंगा, उससे पहले बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखते हैं, इस वीडियो में इतना रखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।